चलो, नमस्ते हमारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। एक मंगी लाल, गुड इवनिंग भाई, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं। हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप। तो बच्चों, आज हम अपना ये जो एलिगेशन चैप्टर है ये एंड कर देंगे, समाप्त कर लेंगे, खत्म कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलो शुरू करें स्टूडेंट हम आज की कहानी। बहुत प्यारी कहानी आज की क्लास की होगी। आज की क्लास में हम डबल एलिगेशन वाले सवालों को भी समझेंगे। डबल एलिगेशन वाले सवाल, ये देखिए, सवाल नंबर है आपके सामने 22। 21 सवाल तक हमने कर लिया है और आज हम क्वेश्चन लेंगे यहां पर 22वां। चलिए बताओ, सवाल नंबर 22 बनाइए। अगला टाइप, इस टाइप के बच्चों हम दो क्वेश्चन करेंगे, ये हैं पैसे बांटने वाले सवाल। देखिए, 50 स्टूडेंट्स के बीच 41 रुपए बांटे गए। वे 50 स्टूडेंट है, उनके बीच 41 रुपीज बांटे गए। अगर हर लड़के को 90 पैसे मिलते हैं और ईच गर्ल को 65 पैसे मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो, बताओ कितने बॉयज हैं। एलिगेशन से हो जाएगा सवाल। देखिए, टोटल कितने स्टूडेंट है मेरे प्यारे भाई, 50 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है मेरे प्यारे बच्चों, 50 स्टूडेंट है। इन 50 स्टूडेंट के बीच 41 रुपए बांटे गए। ठीक है, ईच बॉय को कितने पैसे मिलते, 90 पैसा, यानी कि 90 पैसा पर बॉय। जब हमने पैसे बांटे तो 90 पैसा पर बॉय मिला, हर लड़के को 90 पैसे। ईच गर्ल को, प्रत्येक गर्ल को कितना पैसा मिला, 65 पैसा पर गर्ल। 65 पैसा पर गर्ल। लेकिन जब हम सारे स्टूडेंट की बात करें तो सारे स्टूडेंट के बीच 41 रुपीज बांटे गए। तो भाई 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसा, तो 41 रुपए का मतलब होता है 4100 पैसा। तो सारे ऑल स्टूडेंट्स के बीच 4100 पैसे बांटे गए और स्टूडेंट है कितने, 50। अगर 50 स्टूडेंट के बीच 4100 पैसे बांटे गए तो एक स्टूडेंट को कितने पैसे मिले, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 अट्टे 40, 5 दूनी 10, 82 पैसा पर स्टूडेंट। यानी कि मेरे भाई 82 पैसा पर स्टूडेंट मिला है बच्चे को, हर स्टूडेंट को 82 पैसा मिला है। तो यानी कि मैंने ये एलिगेशन लगा दिया है ना, पैसा पर स्टूडेंट पे 90 पैसा पर बॉय, 65 पैसा पर गर्ल। और ओवरऑल क्या हुआ, 50 बच्चों को, 50 स्टूडेंट को 4100 पैसे बांटे गए। 41 रुपए का मतलब 4100 पैसे होता है, 1 रुपए 100 पैसे, 41 रुपए 4100 पैसे। तो एलिगेशन लगाने से सीधा सीधा स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ जाएगा भाई। 82 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 17। और 90 में से 82 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। ये बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो आ गया, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स है कितने, 17 8 25। टोटल स्टूडेंट है कितने, 17 8 25। 25 की वैल्यू सवाल में 50 है, दुगना। तो आपसे पूछा लड़कों की संख्या बताओ, तो लड़के हैं मेरे भाई 17। 17 की वैल्यू भी दुगुना आएगी, 34। 17 की वैल्यू भी दुगुना आ जाएगी, 34। और ये सवाल का आंसर यानी कि 34 लड़के हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत बेसिक सवाल है, एलिगेशन से एक स्टेप में आंसर हो गया। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 23, इसी टाइप का एक और सवाल सिक्कों वाला। हम्म, किसी बॉक्स में 25 पैसे और 50 पैसे के दो टाइप के सिक्के हैं। ठीक है, टोटल मनी जो है बॉक्स में 36 रुपीज है, टोटल कॉइन्स 90 हैं। टोटल बॉक्स में जो है मेरे भाई 36 रुपीज है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 90। पूछा अगर कॉइन्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, अगर कॉइन्स की संख्या इंटरचेंज कर दी जाए तो टोटल मनी बैग में कितना होगा। अब टोटल मनी बैग में क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, एक बॉक्स में दो टाइप के सिक्के हैं, एक बॉक्स में दो टाइप के सिक्के, फर्स्ट और सेकंड।
पहले टाइप के सिक्कों की कीमत है 25 पैसा पर कॉइन। क्या कीमत है बेटा? 25 पैसा पर कॉइन। देखो, एलिगेशन लगाने से हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आता है। एक बैग में दो टाइप के सिक्के, फर्स्ट और सेकंड, दो टाइप के। पहले टाइप के सिक्कों की कीमत है 25 पैसा पर कॉइन, यानी कि एक कॉइन की वैल्यू 25 पैसे। दूसरे टाइप के सिक्कों की कीमत है 50 पैसा पर कॉइन। अच्छा, बैग में कुल है कितने? 36 रुपए। 36 रुपए का क्या मतलब होता है? एक रुपए का मतलब होता है 100 पैसे। तो 36 रुपए का मतलब 3600 पैसे। तो बैग में कुल 3600 पैसे हैं और सिक्कों की संख्या है कितनी? 90। यानी कि एक सिक्के की कीमत कितनी है? 9 चौक 36, 40 पैसा। 40 पैसा पर कॉइन। अगर मैं सभी सिक्कों की वैल्यू की बात करूं तो 40 पैसा पर कॉइन आ जाएगा। 40 पैसा पर कॉइन आ गया। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो क्या आ गया? सिक्कों की संख्या का रेशियो 50 में से 40 घटाएंगे 10 बार, और 40 में से 25 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा आपका 15 बार। यानी कि 2:3। ये 2:3 आ गया। 5 दूनी 10 और 5 ते 15। सिक्कों की संख्या का रेशियो आ गया 2:3, 2:3। यहां तक किसी को कोई समस्या? बताओ। 2:3। देखो, आप चाहें तो दोबारा से एलिगेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिक्कों की संख्या पूछी नहीं है। बोला अगर सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो अब बैग में कुल कितना धन होगा। अगर ये नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया 2:3, ये नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया मेरे भाई 2:3 के अनुपात में, यानी कि 25 पैसे और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का रेशियो आ गया 2:3। बैग में 25 पैसे 50 पैसों की सिक्कों की संख्या का 2:3 आ गया। लेकिन अगर सिक्कों की संख्या को रिवर्स कर दें, 2:3 को रिवर्स कर देंगे तो क्या 3:2 नहीं हो जाएगा? 3:2, 3:2 हो जाएगा मेरे भाई। पहले सिक्कों की संख्या का रेशियो था 2:3। अब अगर मैं सिक्कों की संख्या के रेशियो को रिवर्स कर दूं तो रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2 हो जाएगा। सिक्कों की संख्या को बदल दिया जाए आपस में, यानी कि टोटल कितने कॉइन होंगे? 50, 5, 3 और 2 5। टोटल कॉइन तो 90 ही है। टोटल कॉइन तो 90 ही, 18 गुना, यानी कि ये आ जाएंगे 18 तिया 54 कॉइन्स और ये आ जाएंगे 36 कॉइन्स। टोटल कॉइन तो मेरे भाई 90 ही है, 3 और 2 5 के लिए 90 है, पर रिवर्स होगी सिक्कों की संख्या तो ये आगे 54 कॉइन्स 36 कॉइन। अब आप बताओ, अगर 25 पैसे के 54 कॉइन है, 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपए के 54 कॉइन है, तो उनकी कीमत क्या होगी? 54/4, यानी कि 13.5 रुपए। 13.5 रुपए मेरे भाई। अब बताओ, 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपए के, 1/2 रुपए के 36 सिक्के हैं, तो उनकी कीमत क्या होगी? 18 रुपए कीमत होगी। तो अब सिक्कों की टोटल कीमत क्या आएगी? 13.5 प्लस 18, यानी कि 31.5 रुपए आ जाएगा। 31.5 रुपए ये आंसर है। 31.5। समझ में आ गया बच्चे? ये सिक्कों की संख्या के दो सवाल मैंने आपको कराए, दोनों ही सवाल पेपर में पूछे गए हैं, दोनों ही प्रीवियस ईयर के। एक बार मुझे बता दो क्या आपको समझ में आए। हालांकि मेरे भाई, आप इसको यहां दोबारा एलिगेशन लगा के भी कर सकते हैं। दोबारा समझा दूं 23 वाले को, एक बार सवाल पढ़ो आप। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, हटके है। बोला एक बॉक्स में दो टाइप के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, और बॉक्स में टोटल मनी है 36 रुपए, और बॉक्स में टोटल कॉइन्स है 90 है। बोला अगर कॉइन्स की संख्या को आपस में बदल दिया जाए, आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए सिक्कों की संख्या को, तो अब कुल कितना धन होगा। तो बैग बैग में दो टाइप के सिक्के, फर्स्ट और सेकंड। पहले टाइप के सिक्के 25 पैसा पर कॉइन, दूसरे टाइप के सिक्के की कीमत है 50 पैसा पर कॉइन। अच्छा, बैग में टोटल 36 रुपए, 36 रुपए का मतलब 3600 पैसा, तो 3600 पैसा है मेरे भाई और कुल संख्या है 90। तो 90 सिक्कों की कीमत 3600 पैसा, तो एक सिक्के की कीमत है 40 पैसा पर कॉइन। एलिगेशन लगाएंगे मेरे भाई,
है ना। तो ये पैसा पर कॉइन है ना, तो कॉइन्स की संख्या का रेशियो आ जाएगा 2:3। लेकिन सवाल ये, अगर सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो कुल क्या होगा। अभी सिक्कों की संख्या का रेशियो 2:3 है, 25 पैसे 50 पैसे की। लेकिन अगर नंबर ऑफ कॉइन्स को इंटरचेंज कर देंगे, 2:3 को बदल के कर दे 3:2, तो अब कितना अमाउंट होगा। अगर 3:2 कर देंगे, टोटल 5 सिक्के, टोटल सिक्के तो 90 ही रहेंगे। 5 किलो 90, 18 गुना, तो 3 के 18 गुना 54 सिक्के, 2 के 18 गुना 36 सिक्के। अब 25 पैसे के यानी कि 1/4 रुपए के 54 सिक्के कितनी कीमत होगी, 13.5 रुपए। अगर 50 पैसे 98 के 36 सिक्के कितनी कीमत होगी, 18 रुपए। टोटल कीमत कितनी आएगी, 13.5 प्लस 18 31.5 रुपए। ये आ गया, ये प्री के पेपर में आया हुआ है। मुझे लगता है आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। देखो सारे टाइप मैं बता दे रहा हूं आपको, घर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला टाइप, अगला टाइप बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बताइए आप मुझे। इस सवाल में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। अगला टाइप 2 क्वेश्चन है, आप मुझे इस सवाल का आंसर पहले करके बताओ। अरे गोरा मीना भाई, कौन क्या भौंक रहा है, तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम्हें पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। सवाल नंबर 24 करिए। देखो कल है ना फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे है। सैटरडे संडे को 48 घंटे के लिए हम अपनी एप्लीकेशन पर ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराते हैं सीजीएल का। हर हफ्ते लगभग 40,000 से ज्यादा बच्चे, अप्रोक्स 50,000 बच्चे हर हफ्ते आके उस टेस्ट को दे रहे हैं। और यही वो 50,000 बच्चे हैं जो नौकरी लेंगे, जो सिलेक्शन लेंगे मेरे भाई। देखो तैयारी करने वाली 99% जनता भीड़ है, 1 या 2% ही सीरियस है। तो वो 50,000 बच्चे हमारी एप्लीकेशन पर हर हफ्ते आके टेस्ट देते हैं। जो बच्चे अभी आपका सिलेबस, जैसे किसी ने कुछ पढ़ा, किसी ने 60% पढ़ा, किसी ने 70, किसी ने 80%, इससे कोई मतलब नहीं है। आप हर हफ्ते जो वीकली लाइव टेस्ट आता है, उस लाइव टेस्ट को आके अटेम्प्ट करिए। मैं उसका सॉल्यूशन भी कराता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, और मैथ्स वाला सेक्शन मैं ही पूरा तैयार करता हूं। मैथ्स वाला सेक्शन, ठीक, पिछली बार आप लोगों ने टेस्ट दिया था, और मैं बहुत डिटेल में, मैं ऑप्शन मेथड भी बताता हूं और बेसिक अप्रोच भी बताता हूं, है ना। जैसे मैंने पिछली बार ये जो है लाइव टेस्ट कराया था, ये देखो, ये लाइव टेस्ट मैंने आपको यहां पे सॉल्व कराया है ना। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 5वां करवाया था, 1 घंटे का ये जो है पूरा वीडियो सॉल्यूशन यहां पे पड़ा हुआ है। सीजीएल 2025 ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट। इसका जो है, मैं जो एक्चुअल एग्जाम है उससे इसका 1.5-2 गुना मैं पेपर का लेवल ऊपर रखता हूं, थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल डालता हूं। ठीक है बच्चों, तो हर बच्चा आके जो है इस सवाल को करे, मतलब मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करे। सबसे ज्यादा अटेम्प्ट हैं, सबसे ज्यादा अटेम्प्ट हैं जो हम ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराते हैं हर सैटरडे संडे, कि उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया होती है मेरे दोस्त। आ जाओ। यदि किसी आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो आयत के परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखो अगर मेरे भाई यहां परिमाप की बजाय होता एरिया या हिंदी में क्षेत्रफल, तो इस सवाल का क्या आंसर होता। सभी लोग जानते हैं कि किसी आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इस सवाल से मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। आयत का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बीच में गुणा आ रहा है। अगर सवाल यह है कि भैया किसी रेक्टेंगल की लंबाई 13% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, कम का मतलब माइनस, मैं ये पूछ रहा हूं बताओ उस रेक्टेंगल के एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि अगर बीच में गुणा का साइन है तो इसका मतलब सक्सेसिव होगा, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या होगा बच्चों, सक्सेसिव होगा।
यानी कि एरिया में नेट चेंज कितना आएगा? अगर आप लंबाई 13% बढ़ाओगे, चौड़ाई 8% घटाओगे, तो एरिया में नेट चेंज आएगा 13 और -8 का सक्सेसिव। तो 13 - 8 -13 गुणा 8/100, यह आ जाएगा मेरे भाई आंसर। 13 - 8 -13 गुणा 8/100। 13 - 8 5 आ गया, 13 × 104/100 1.04, और 5 में से 1.04 घटाऊंगा तो ये आ गया मेरे भाई 3.96% आएगा, और आंसर पॉजिटिव आया है, यानी कि एरिया 3.96% इंक्रीज हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आता सी ऑप्शन। क्या हो जाता बच्चे? सवाल का आंसर सी ऑप्शन हो जाता। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो सवाल एक्चुअल पेपर का पूछा हुआ है, बड़े बड़े गणितज्ञ मेरे भाई, जिनको सवाल तो करना आता है पर बेसिक बात नहीं पता, वो नहीं कर पाएंगे। जो सवाल है यहां एरिया के बारे में नहीं पूछा गया है, यहां पूछा गया पेरीमीटर के बारे में। रेक्टेंगल का पेरीमीटर समझते हैं? जैसे कि ये आयत होता है मेरे भाई, ये आयत की लंबाई होती है, दोनों लंबाई बराबर, ये चौड़ाई होती है। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों ओर की बाउंड्री को ऐड करो, चारों ओर की बाउंड्री। यानी कि जब हम आयत के पेरीमीटर की बात करते, परिमाप की बात, तो आयत का परिमाप होता है चारों ओर की लेंथ को जोड़ो। पेरी मतलब चारों ओर की लेंथ को जोड़ो, यानी कि L + L 2L, B + B 2B, तो पेरीमीटर आएगा इसका 2L + 2B। ये आयत के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ L + B, ट्वाइस ऑफ L + B, यही है। देखो, अगर आप आयत की लंबाई चेंज करोगे, चौड़ाई चेंज करोगे, तो पेरीमीटर में भी चेंज आएगा। दो जो है कांस्टेंट नंबर है, दो एक कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर है, यानी कि पेरीमीटर डिपेंड किस पे करता है? आयत का परिमाप किस पे डिपेंड करता है? लंबाई प्लस चौड़ाई के सम पे। तो यहां बीच में क्या आ रहा है? प्लस, बीच में प्लस आ रहा है मेरे भाई। और हमने आपको पढ़ा है कि जहां बीच में प्लस आएगा वहां लगेगा डेविएशन या एलिगेशन, जहां बीच में प्लस आएगा। अब आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो पूछा पेरीमीटर में नेट चेंज क्या आएगा? पेरीमीटर में, तो क्या आप पेरीमीटर में नेट चेंज निकाल सकते हो? इतना कन्फर्म है कि बीच में प्लस आ रहा है तो डेविएशन लगेगा, लेकिन डेविएशन तभी तो लगा पाओगे जब आपको आयत की लंबाई और उस आयत की चौड़ाई की वैल्यू पता हो, या लंबाई चौड़ाई का रेशियो पता हो। जब आपको लंबाई चौड़ाई का रेशियो पता ही नहीं है तो आप डेविएशन लगा ही नहीं पाओगे मेरे भाई। और इस सवाल का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। पेरीमीटर में परसेंटेज चेंज नहीं निकाला जा सकता। यही आंसर था बेटा इसका। 99% बच्चों का सवाल पेपर में गलत। भाई, ना तो आपको, ना तो आयत की लंबाई पता है, ना चौड़ाई पता है, वो कुछ भी हो सकती है मेरे भाई। तो आयत का पेरीमीटर होगा भी L + B। अब लंबाई आपने 13% बढ़ा दी तो लंबाई में चेंज आएगा 13% ऑफ L, चौड़ाई 8% घटा दी, चौड़ाई में चेंज आएगा ये 8% ऑफ B। ये होगा पेरीमीटर में चेंज। इसकी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते कैलकुलेशन। समझ में आया भैया? तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस सवाल का आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर सवाल ये आ जाता है, ये मैंने अपनी मर्जी से डाला है क्वेश्चन बना के, बताना। बताना बच्चों। सवाल नंबर 25 करिए। एक रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई, यहां देखो रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई बताया गया। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 66.5 और 39.9 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 23% की कमी की जाती है, तो पेरीमीटर में परसेंटेज चेंज क्या होगा? मेरे भाई, मैंने अभी समझाया कि रेक्टेंगल, कोई भी जो आयत होता है उसका पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना, ट्वाइस ऑफ L + B, यानी कि पेरीमीटर लंबाई प्लस चौड़ाई के सम पर डिपेंड करता है। अब आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई है 66.5 सेंटीमीटर,
और मेरे भाई इसकी चौड़ाई है 39.9 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है। आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल डेसिमल कट जाएगा मेरे भाई। किससे कटेगा? 133 से कटेगा भाई, 133 से कटेगा 5 बार। 113 तिया 39, 3 तिया 9, 3 बार 133 से कट रहा है। 133 से डिवाइड हो रहा है 5 बार, ये 3 बार, यानी कि 5:3। तो आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई का रेशियो 5:3 आ गया। रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5:3 आ गया। सवाल यह है कि रेक्टेंगल की लंबाई 40% बढ़ जाती है, 40% इंक्रीज हो जाती है लंबाई, और जो ब्रेड है रेक्टेंगल की, जो ब्रेड है वो 23% डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। चौड़ाई 23% घट जाती है। तो आयत के परिमाप में कितने परसेंट का चेंज आएगा, रेक्टेंगल के पेरीमीटर में कितने परसेंट का चेंज आएगा? तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि L प्लस बी, पेरीमीटर यानी कि L प्लस बी में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? L प्लस बी में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो मेरे दोस्त यहां आ गया बीच में प्लस, है ना। लंबाई चौड़ाई का मुझे रेशियो पता है, लंबाई 40% बढ़ गई, चौड़ाई 23% कम हो गई। तो पेरीमीटर यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई में नेट चेंज कितना आएगा, और जहां बीच में प्लस आएगा वहां लगाएंगे डेविएशन। पर डाटा इतना इजी है, सिंपली हो जाएगा वेटेड एवरेज से। लंबाई कितना बढ़ी? 5 का 40% यानी कि 200। 200 चौड़ाई कितना कम हो गई? 23 तिया 69, 69%। तो ये 40 पंजे 200, 200 में से 69 घटाऊंगा, 200 में से 69 घटाऊंगा 131%। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना आ गया? लंबाई प्लस चौड़ाई कितना? 5 प्लस 3 8, ये 8 आ गया। तो 16 अट्ठे 128 और 3 131, 16 सही 3/8%, यानी कि पेरीमीटर 16 सही 3/8% इंक्रीज हो जाएगा। 3/8.375, तो 16.375% बढ़ जाएगा पेरीमीटर, 16.375%। दीपक स्वामी जी सैटरडे को, SI यश जौहर, और वो लास्ट है। समझ में आया? तो बच्चों ये देखिए, दो टाइप के सवाल हुए, एक सिक्कों वाले सवाल हुए, एक पेरीमीटर वाले सवाल हुए। ये पेरीमीटर वाले सवाल जिन बच्चे पढ़ भी चुके ना, जो सिलेबस भी खत्म कर चुके, जरा उनसे जाके पूछ लेना एक भी, ये सवाल आया जरा प्रीवियस ईयर का MTS 2021 के पेपर में, इसको करना, ऊपर नीचे देखेगा। क्योंकि चीजें खत्म करने में और सारी चीज पढ़ने में मेरे भाई, लगभग सारी टाइप कवर करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ओके, बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? दोनों टाइप हो गए। आगे चलेंगे मेरे भाई। 25वां सवाल है आपके सामने यहां पर, 26, क्वेश्चन नंबर 26। ये बताइए बच्चे, अगला टाइप, अगला टाइप प्यारे बच्चों, तो फिर से सोनाली, फिर से बताने लायक चीज नहीं है बेटा ये, एक बार मैंने ढंग से बताया है। इस सवाल में कमी का मतलब आपने डेविएशन नहीं पढ़ा है। स्वयं हो चुका है डिजिटल संभैया। 11 किलो वजन वाले सोने के बिस्किट में केवल 82% गोल्ड और बाकी कॉपर है। हाँ, ये बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा। एक गोल्ड का बिस्किट है 11 किलो का, जिसमें केवल 82% गोल्ड है, बाकी कॉपर है। इफ इट वॉज एलॉयड विद अनदर गोल्ड बिस्किट, इसको दूसरे गोल्ड के बिस्किट के साथ मिलाया जाता है। रिजल्टिंग एलॉय हैड ए मास ऑफ 28 केजी, जो रिजल्टिंग एलॉय बनता है उसका वजन है 28 किलो, और उसमें 90% गोल्ड है। कितना गोल्ड है? 90% गोल्ड है। तो पूछा सेकंड गोल्ड के बिस्किट में कितना परसेंट गोल्ड है, सेकंड बिस्किट में गोल्ड का परसेंटेज बताओ। देखिए सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा, डेविएशन से भी हो जाएगा। हमारे पास दो गोल्ड के बिस्किट है, फर्स्ट और सेकंड, हमारे पास दो गोल्ड के बिस्किट है।
दो गोल्ड के बिस्किट है। पहले गोल्ड का बिस्किट है 11 किलो का, पहले गोल्ड का बिस्किट 11 किलो का, 11 केजी का पहले गोल्ड का बिस्किट। उसमें कितना गोल्ड है? 82% गोल्ड है, बाकी सिल्वर है। कितना गोल्ड है प्यारे बच्चे? 82% गोल्ड है पहले बिस्किट में, बाकी सिल्वर है। इसको एक दूसरे मेरे भाई गोल्ड के बिस्किट के साथ मिलाया जाता है ना। इसको एक दूसरे एलॉय गोल्ड बिस्किट के साथ मिलाया जाता है और रिजल्टिंग एलॉय का वजन है 28 किलो। यानी कि हमने दो गोल्ड के बिस्किट को मिला के जो रिजल्टिंग एलॉय बनाया है उसका वजन 28 किलो है। यानी कि दूसरा बिस्किट कितने किलो का होगा? अगर पहला बिस्किट 11 किलो का है तो दूसरा 28 में से 11 घटाओ 17 किलो का होगा। भाई ये 11 किलो का बिस्किट है पहला, दूसरा 17 किलो का, इनको मिलाओगे तभी तो 11 प्लस 17 28 किलो का रिजल्टिंग एलॉय बनेगा। ठीक है जी। तो जब हम दोनों बिस्किटों को मिलाते जो रिजल्टिंग एलॉय वो 28 किलो का है और रिजल्टिंग एलॉय में 90% गोल्ड है। रिजल्टिंग एलॉय जो इनको मिलाने से बना है उस रिजल्टिंग एलॉय में कितना गोल्ड है? 90% गोल्ड है, 90%। तो पूछा यह कि सेकंड बिस्किट में गोल्ड का परसेंटेज क्या है? सेकंड बिस्किट में गोल्ड का परसेंटेज क्या है, यह सवाल है। तो बच्चों क्या ये रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? दो बिस्किट को मिला रहे हैं 11 केजी और 17 केजी मेरे भाई, यानी कि 11-17 के रेशियो में मिला रहे हैं। पहले में गोल्ड 82% है, दूसरे में पता नहीं, रिजल्टिंग एलॉय में 90% गोल्ड है। सेकंड बिस्किट में गोल्ड का परसेंटेज पूछा है। हम पढ़ा चुके कि ओवरऑल अगर 90% गोल्ड है दो रिजल्टिंग एलॉय में तो पहले बिस्किट में भी 90% गोल्ड होना चाहिए, दूसरे बिस्किट में भी 90% होना चाहिए, फर्स्ट बिस्किट में भी 90% होना चाहिए, सेकंड में भी 90%। लेकिन फर्स्ट में 82, 90 से 82 कितना कम है? 8% कम है। 90% से 82 8% कम है, तो 11 का 8%, 11 88, 88% कम है। तो बैलेंस करने के लिए 88% एक्स्ट्रा कर देंगे। कितना? 88% एक्स्ट्रा कर देंगे प्यारे बच्चों। कितने के बिस्किट पर? सेकंड बिस्किट का वेट है 17, 17 के बिस्किट पर बटे 17। तो 17 से 88 आपका 5 बार कट जाएगा, 17 पंजे 85.30 और 17 दूनी 34, लेकिन 95 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा मेरे भाई 95.2%, 95.2% के करीब आ जाएगा। ए सी ऑप्शन कर लेंगे। 92.17 अर्जुन दास गलत है। कम से कम कभी तो ठीक बता दिया करो यार, हैं? चैप्टर खत्म होने वाला है और तुम रिवर्स डेविएशन नहीं लगा पा रहे, क्या करोगे यार? कैसे बच्चे हो पता नहीं, क्या फायदा इतनी प्रैक्टिस कराने का। आगे चलेंगे भाई, अगला टाइप है मेंस लेवल। ये टाइप एसएससी के पेपर में नहीं आया, ज्यादा बैंकिंग के पेपर में आया है मेरे भाई। ठीक है जी, बैंकिंग के जो एस्पिरेंट है वो इधर ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग वाले बच्चों के लिए, एसएससी में तो नहीं आया। देखो दोस्त, एलॉय आप समझते, मैं आपको समझा चुका हूं। जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स कर देते हैं, जैसे हमने आयरन में कॉपर एल्युमिनियम मिक्स कर दिया, आयरन कॉपर एल्युमिनियम मिक्स कर दिया और एक नई ही मेटल बना दी, तो उसको क्या बोलेंगे? एलॉय बोलेंगे। जब बहुत सारी मेटल को मिक्स कर देते हैं, तो ये ना एलॉय वाला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल को ढंग से पढ़ेगा, 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों मेंस लेवल के हाई लेवल के सवाल हैं। बताइए, एक एलॉय में 80% कॉपर है और बाकी टिन है। एक एलॉय में 80% कॉपर है, बाकी का टिन है। ठीक है। एक दूसरी एलॉय है जिसमें 85% कॉपर है, बाकी 13% टिन है। यानी कि बाकी 85 और 13 तो 98% हुआ, बाकी 2% इंप्योरिटी होंगी। सवाल क्या है? सवाल यह है कि दोनों एलॉय को मिक्स किया जाता है। बोथ एलॉयज आर मिक्सड इन विच रेशियो? किस रेशियो में दोनों एलॉय को मिक्स किया जाए? सच दैट परसेंटेज ऑफ टिन बिकम 15% इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। दोनों एलॉय को किस रेशियो में मिलाया जाए? दो अलग अलग एलॉय हैं, उनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि एक ऐसा मिश्रण बने, एक नई एलॉय ऐसी बने कि उसमें टिन का परसेंट 15% हो जाए, 15% टिन हो जाए।
तो भाई हमारे पास दो अलग अलग एलॉय हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को पूछा यह किस रेशियो में मिलाया जाए कि नए एलॉय में 15% टिन हो जाए। तो मेरे भाई मैं टिन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा देता हूं। मान लीजिए कि एक एलॉय में कॉपर भी है और टिन भी है, एक एलॉय में कॉपर भी है और टिन भी है। तो मुझे बताओ टिन का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। कंसंट्रेशन निकालने के लिए पहले नीचे लिखा जाता है टोटल एलॉय, एलॉय की टोटल क्वांटिटी, ऊपर लिखेंगे टिन कितना है और परसेंटेज में गुणा 100%। यानी कि टिन का जो कंसंट्रेशन है वो एलॉय की टोटल क्वांटिटी को ही बेस मान के निकाला जाएगा। हमारे पास पहली एलॉय है जिसमें 80% कॉपर है और बाकी टिन है। अब बताओ 100% होती है, 100% में 80% कॉपर है तो बाकी 100 में से 80 घटे 20% टिन है। पहली एलॉय में 20% टिन है टोटल मिक्सचर का, टोटल एलॉय का। दूसरी एलॉय में कॉपर 85% है, टिन कितना है 13%। दूसरी एलॉय में 13% टिन है। इन दोनों को किस रेशियो मिलाया जाए कि जो फाइनल मिश्रण बने उसमें टिन 15% हो, टिन का कंसंट्रेशन 15% हो मेरे भाई। तो मैं सीधा टिन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा रहा हूं, तो रेशियो क्या आएगा, एलॉय की टोटल क्वांटिटी का रेशियो आएगा कि दोनों एलॉय को किस रेशियो में मिलाया जाए। बिल्कुल बेसिक। 15 में से 13 घटाएंगे 2 और 20 में से 15 घटाएंगे 5, यानी कि 2-5 के रेशियो में दोनों एलॉय को मिलाना चाहिए। फर्स्ट सेकंड को आंसर है सी। ये आसान लगा होगा सबको, ये आसान लगा होगा, लेकिन ये तो 90% बच्चे कर लेंगे। असली जो खेल है जहां बच्चे फंसते हैं वो इस वाले सवाल में है, सवाल नंबर 28 में। ये बताओ बच्चों, आप ये वाला क्वेश्चन बताइए। यस शिवांश सिंह, यस, उससे पहले ही। यस शिवांश। कौन सा शुभम? ये देखो, मैं पहले बता चुका हूं कि जो बैंकिंग एस्पिरेंट है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई सवाल। ठीक है, ये बैच केवल एसएससी वाले बच्चे तो पढ़ नहीं रहे, बैंकिंग वाले ही हैं। जरा करके बताओ इस सवाल को। हालांकि सवाल इतना अच्छा है कि एसएससी जब चाहे इस सवाल को उठा के नया सवाल बना सकता है। एक एलॉय ए में 89% गोल्ड है, बाकी 11% सिल्वर है। एक एलॉय ए है गोल्ड और सिल्वर की जिसमें 89% गोल्ड है, 11% सिल्वर है। ठीक है। एक सेकंड एलॉय बी है जिसमें गोल्ड और सिल्वर 75% और 9% है। गोल्ड 75%, सिल्वर 9%, बाकी उसमें इंप्योरिटीज है। ये देखो 75%, 9% तो 84% ही हुआ, बाकी 16% भी तो बचा, वो इंप्योरिटी गंदगी है मेरे भाई। दो अलग अलग एलॉय है, उनके बारे में बता दिया। अब देखो, एन एलॉय सी इज मेड बाय मिक्सिंग एलॉय एंड एलॉय बी। एक एलॉय सी बनाई जाती है ए और बी को मिक्स करके, और इस एलॉय सी में 10:3/7% सिल्वर है। ठीक है जी। ए और बी को मिक्स करके एक तीसरी एलॉय सी बनाई जाती है, उस एलॉय सी में 10:3/7% सिल्वर है। तो आपसे पूछा है बताओ इस एलॉय सी में गोल्ड कितना परसेंट है, गोल्ड कितने परसेंट है एलॉय सी में। बहुत बढ़िया। आप मेरे भाई, हम दो एलॉय को मिला के तीसरी एलॉय सी बना रहे हैं, और उस तीसरी एलॉय में सिल्वर है 10:3/7%। तो आप एलिगेशन लगा के ये पता लगा लो कि इसके लिए दोनों एलॉय ए और एलॉय बी को किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा। आप ये पता लगा लो मेरे भाई, दोनों एलॉय ए और बी को किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा मेरे दोस्त। देखिए, पहले में हमें यह दिया गया कि ए और बी को मिला के नई एलॉय बनाएगी, नई एलॉय में 10:3/7% सिल्वर है। तो मैं सिल्वर के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लेता हूं, सिल्वर के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लेता हूं, सिल्वर के। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, पहली एलॉय में कितना गोल्ड है 89, पहली एलॉय में कितना सिल्वर है 11%, एलॉय ए में कितना सिल्वर है 11%, एलॉय बी में कितना सिल्वर है 9%। ए और बी को मिलाकर थर्ड एलॉय बनाई जाती है,
थर्ड एलॉय में कितना सिल्वर है? 10:3/7%। 10:3/7%। बोलो हां। यही हो गया? आप बोलोगे हां जी सर यही हो गया। तो आप ये पता लगा दोगे अब एलिगेशन लगा के कि ए बी को किस रेशियो में मिलाया गया। 10 सही 3/7 में से 9 घटाओ तो आएगा 1 सही 3/7। 11 में से 10 सही 3/7 घटाओ तो 11 में से 10 घटाऊंगा 1, 1 में से 3/7 घटाऊंगा 4/7। 4/7 ये आएगा बच्चे। हो गया ना भाई? 10 में से 9 घटाओ 1 और ये 3/7 और है। 1 सही 3/7 का मतलब है 7 एकम 7 3 10/7। 7 एकम 7 3 10/7 ये आ गया मेरे भाई। तो देखिए 7 से 7 कट गया और ये भी 2 से कट गया। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 यानी कि 5:2 आ गया। तो मैंने ये पता लगा दिया कि हमें एलॉय ए और एलॉय बी को 5:2 के रेशियो में मिक्स करना है। यहां से एलिगेशन लगा के बच्चों मैंने ये पता लगा दिया कि एलॉय ए बी को 5:2 के रेशियो मिलाना है। अगर हमें फाइनल एलॉय सी में 10:3/7% सिल्वर चाहिए तो ए बी की क्वांटिटी को एलॉय ए और एलॉय बी की क्वांटिटी को 5:2 के रेशियो मिलाना पड़ेगा। यहां से जो सवाल है वो डबल एलिगेशन वाले हैं। जो सवाल है डबल एलिगेशन यानी कि एक ही सवाल में दो दो बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम एलिगेशन लगा के मैंने ये पता कर लिया कि भाई अगर हमें इस सवाल की डिमांड पूरी करनी है तो एलॉय ए बी को 5:2 के रेशियो में लाना पड़ेगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको भूल जाइए। हमें तो पूछा यह है कि बताओ ए और बी को आपने मिला तो लिया भाईजान, लेकिन मिला के जो एलॉय सी बनी है उसमें गोल्ड का परसेंटेज क्या होगा? एलॉय सी में गोल्ड का परसेंटेज क्या होगा? ये आप डेविएशन से भी पता लगा सकते हो, एलिगेशन से भी। भाई हमने ये पता लगा लिया कि एलॉय ए बी को 5:2 के रेशियो मिलाना पड़ेगा। हमने ये पता लगा लिया कि एलॉय ए और बी को एलिगेशन लगा के 5:2 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। 5:2 के रेशियो में ये मिलाना पड़ेगा। ठीक है भाई। हमें यह बोला है कि भैया जब हम मिला देंगे एक तीसरी एलॉय सी बना देंगे उसमें गोल्ड कितना होगा बताइए। एलॉय ए में कितना गोल्ड है? 89% गोल्ड है एलॉय ए में। 89%। एलॉय बी में कितना गोल्ड है? एलॉय बी में गोल्ड है 75%। हमने ए बी को 5:2 के रेशियो मिलाया। ए बी को मिला के एक नई एलॉय थर्ड एलॉय बनी है सी। इस सी में कितना गोल्ड होगा बताइए मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। तो 89% को ब्रेक करके लिख दीजिए। 89 को ब्रेक करके लिख दीजिए 75% प्लस 14%। 89% को ब्रेक करके लिख दीजिए। बोले हां कि ना? आप बोलोगे सर मैं अच्छी तरीके से समझ गया। अब आप एक बार बताओ, एलॉय ए में 75% गोल्ड है, बी में भी 75% गोल्ड है, तो फाइनल एलॉय में भी 75% गोल्ड होगा? आप बोलोगे यस सर। लेकिन यहां 5 का 14% एक्स्ट्रा हो रहा है। 5 का 14% एक्स्ट्रा हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए केक कटेगा तो सभी बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितनी है एलॉय? ए और बी कितना है? 5 और 2 7। टोटल कितनी एलॉय? 5 और 2 7। 7 में डिवाइड कर देंगे बटे 7। 7 से 14 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10। तो 75 में 10 जोड़ूंगा 85%। तो 85% आ गया। तो एलॉय सी में गोल्ड 85% होगा। ये एलिगेशन से भी बता सकते हैं। सर रेशियो सिल्वर का है ना प्रवीण कुमार, तुम पागल हो क्या? बैल बुद्धि हो, गधा हो। हमने सिल्वर के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाया। सिल्वर कैसे निकालते हैं? सिल्वर आउट ऑफ टोटल मिश्रण इनटू 100%। सिल्वर का कंसंट्रेशन टोटल मिक्सचर टोटल एलॉय की क्वांटिटी को बेस मान के निकाला जाता है। सिल्वर पे एलिगेशन लगाएंगे, रेशियो टोटल क्वांटिटी का आएगा बेस वैल्यू का। जाके बेसिक पढ़ो दोबारा से। ठीक है। तो देखो बैंकिंग के लेवल जो होता है वो ये होता है मेरे भाई। दो दो बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक सवाल और देखेंगे इस पर। ठीक है जी। हम लोग इस पर एक सवाल और देखेंगे। बनाइए बच्चे। यस। बैंकिंग के पेपर का सवाल है जी ये भी। एसबीआई पीओ 2019 का। करो जरा।
आओ भाई जोर आजमाओ सवाल में। देखो भाई, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ओनली, यहां पे ना ओनली शब्द आएगा। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक ओनली। ओनली शब्द लिख दीजिए मेरे भाई, ओनली। हिंदी में क्या लिखा है मेरे भाई? ब्रास को पीतल कहते हैं ना। पीतल एक मिश्र धातु है जो केवल तांबा और जस्ता से मिलकर बना है, जिसमें केवल कॉपर और जिंक है। आगे बढ़ो। ब्रॉन्ज एक दूसरी एलॉय है, ब्रॉन्ज, जिसमें 80% कॉपर, 4% जिंक और 16% टिन है। A fused mass of both alloy is made to contain 74% copper, 16% zinc and 10% tin। भाई इन दोनों के कुछ द्रव्यमान को मिक्स किया जाता है आपस में, फ्यूज्ड मास को जो आपस में मिलाया जाता है और मिला के मेरे प्यारे भाई एक एलॉय बनाई जाती है। सवाल पढ़िए। ए फ्यूज्ड मास ऑफ बोथ एलॉय इज मेड टू कंटेन 74% कॉपर, 16% जिंक एंड 10% टिन। तो पूछा ब्रास में कॉपर जिंक का रेशियो क्या है? ब्रास में कॉपर और जिंक का रेशियो ज्ञात करें। गजब तगड़ा सवाल है मेरे भाई, एसएससी की औकात से बहुत ज्यादा ऊपर। ठीक है ना? एसएससी तो झंडू है बेटा, नौकरी अच्छी है एसएससी में, पेपर का लेवल घटिया एकदम और लोगों के मुकाबले। देखिए मेरे भाई ध्यान सुनेगा, दो एलॉय हैं ब्रास और ब्रॉन्ज। दो एलॉय हैं ब्रास और ब्रॉन्ज, BRONZ। दो एलॉय हैं बच्चों, ब्रास और ब्रॉन्ज। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यह है कॉपर, जिंक और टिन। कॉपर, जिंक और टिन, दो एलॉय हैं ब्रास और ब्रॉन्ज। मैं यहां पे लिख के बता दे रहा हूं, कॉपर, जिंक और टिन। अगर आप सवाल की पहली लाइन पढ़ो, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक ओनली। पीतल एक एलॉय है जो केवल केवल तांबा और जस्ते से बना है, जो कॉपर जिंक से बना है। यानी कि ब्रास एक ऐसा एलॉय है जिसमें केवल कॉपर और जिंक है। केवल शब्द लगा दे, यानी कि टिन नहीं है। टिन 0% है। ये पहली लाइन में बोला गया है बेटा, डायरेक्ट पढ़ लीजिए। ब्रास एक एलॉय है कॉपर एंड जिंक ओनली, जिसमें केवल कॉपर और जिंक है। Cu कॉपर, Zn जिंक, यानी कि टिन नहीं है। ओनली शब्द लगा ना, ब्रास में केवल कॉपर और जिंक की है एलॉय, टिन बिल्कुल नहीं है। जबकि ब्रॉन्ज एक ऐसी एलॉय है जिसमें 80% कॉपर है, 4% इसमें जिंक होता है और 16% इसमें टिन होता है। 16% टिन होता है। ठीक है ना? तो देख पा रहे 80, 4, 84, 16, 100% टोटल हो गया। अब इन दोनों के फ्यूज्ड मास को आपस में मिलाया जाता है और मिलाने से मेरे भाई, इनके फ्यूज्ड मास को आपस में मिलाते हैं और मिलाने से एक नई एलॉय बनती है जिसमें 74% कॉपर, 16% जिंक और 10% टिन है। तो देखिए मुझे टिन के बारे में पता है, हमें ब्रास और ब्रॉन्ज में टिन के बारे में पता है। तो मैं टिन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा देता हूं। देखिए ब्रास में कितना टिन है? 0%, कोई टिन नहीं है। ब्रॉन्ज में कितना टिन है? 16%। तो ब्रास और ब्रॉन्ज के कुछ मास को, कुछ वजन को मिला के एक नई एलॉय बनाते हैं। नई एलॉय में 74% रहा कॉपर, 16% रहा जिंक और 10% रहा टिन, यानी कि उसमें 10% टिन होता है प्यारे बच्चों। इन दोनों के फ्यूज, ब्रास और ब्रॉन्ज को मिलाकर नई एलॉय बनाते हैं, उसमें कितना टिन है? 10%। तो ब्रास ब्रॉन्ज को किस रेशियो में मिलाएगा होगा? 16 में से 10 घटाएंगे 6, 10 में से 0 घटाएंगे 10, 6:10, यानी कि 2 से कट गया 3:5, 3:5। तो एलिगेशन लगा के मैंने यह पता लगा दिया कि ब्रास और ब्रॉन्ज को 3:5 के रेशियो में मिलाया गया है। ब्रास ब्रॉन्ज को 3:5 के रेशियो मिलाया गया। मैंने एलिगेशन लगा के यह पता लगा दिया कि भैया ब्रास और ब्रॉन्ज को 3:5 के रेशियो में मिलाया गया है। ब्रास और ब्रॉन्ज को यह मैंने पता लगा दिया एलिगेशन लगा के। अब चाहे दोबारा से देखो, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे एलिगेशन लगा लो चाहे डेविएशन।
मैंने टिन के कंसंट्रेशन पे, अरे राक्षसो, टिन का कंसंट्रेशन टिन पे नहीं लगा, टिन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा है। कंसंट्रेशन समझते हैं, आउट ऑफ टोटल मिक्सचर कितना टिन है, तो टिन का कंसंट्रेशन टोटल मिक्सचर को बेस मान के निकाला जाता है। ब्रास और ब्रॉन्ज की क्वांटिटी का रेशियो आएगा, 3:5 के रेशियो में मिलाया गया है। ठीक है भाई, ब्रास और ब्रॉन्ज को 3:5 के रेशियो में मिलाया गया है। लेकिन सवाल में पूछा है ब्रास में, पीतल में कॉपर जिंक का परसेंटेज क्या है, तो चाहे आप कॉपर पे एलिगेशन लगा लो दोबारे से, या जिंक पे, दोनों पे आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं पता ब्रास में कितना कॉपर है, मुझे नहीं पता। मुझे पता है ब्रॉन्ज में 80% कॉपर है, मुझे पता है ब्रॉन्ज में 80% कॉपर है। ब्रॉन्ज में जब ब्रास और ब्रॉन्ज को मिलाते हैं तो जो नई एलॉय बनती है, नई एलॉय में 74% कॉपर होता है, 74%। हमें नहीं पता ब्रास में कितना कॉपर है, ब्रॉन्ज में कितना कॉपर है, 80%। जब ब्रास ब्रॉन्ज को मिलाते हैं तो नई एलॉय में 74% कॉपर होता है, थर्ड एलॉय में 74%। और ब्रास ब्रॉन्ज को 3:5 के रेशियो में मिलाया गया। किस रेशियो में मिलाया गया? ब्रास ब्रॉन्ज को 3:5 के रेशियो में मिलाया गया है। तो भैया एलिगेशन से, ये रिवर्स डेविएशन से भी हो जाएगा। ब्रास का नहीं निकाल सकते परसेंटेज क्या है, 80 में से 74 घटाऊंगा 6%, 3 की वैल्यू 6% है, दुगुना, 5 की वैल्यू भी दुगुना आएगी, 10%, 10% आएगा। इस 74 से 80 मीन वैल्यू से बड़ा है, 74 मीन वैल्यू से बड़ा है, तो मीन वैल्यू से छोटा आएगा। कितना छोटा आएगा? 10%। 74 से 10 छोटा आएगा, 64%। यानी कि ब्रास में कितना कॉपर है? 64%। कॉपर पे एलिगेशन लगाया है, तो मैंने पता लगा दिया कि ब्रास में 64% कॉपर है, 64%। पहले एलिगेशन लगा के ये पता लगाया कि ब्रास ब्रॉन्ज को किस रेशियो में मिलाया गया है, फिर दोबारा एलिगेशन लगा के ये पता लगा दिया कि ब्रास में कॉपर कितना परसेंट है, 64%। ब्रास में तो कॉपर जिंक है, टिन तो है ही नहीं, तो जिंक कितना होगा? 100% में से 64 घटाओ, 36% जिंक है। 100 में से 64 घटाओ, ब्रास में 36% जिंक है। तो ब्रास में कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है? ये कॉपर जिंक का रेशियो ले लीजिए मेरे भाई, 4 से जाएगा 64 16 बार, 4 से जाएगा 36 9 बार, 16 रेशियो 9। ब्रास में कॉपर जिंक का रेशियो 16 9 है। ये आंसर है। तगड़ा सवाल, बहुत भयंकर क्वेश्चन। तो ये तो परसेंटेज में कराया हुआ है हमने, एज इट इज, एज इट इज। ठीक है जी। तो ये सवाल था, देखो 3 क्वेश्चन हो गए स्टेप पे, 27वां 28वां 29वां। एसएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है ये। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, अगला टाइप। अगला टाइप है आपके सामने, और इस टाइप के हम 2 क्वेश्चन लेंगे मेरे भाई। अगला टाइप, इस टाइप के हम 2 सवाल लेंगे। ठीक है, वैसे ये सवाल एलिगेशन का है ही नहीं, मैंने यहां पे एलिगेशन में ही करवा देता हूं बच्चों को, समझ नहीं आता और किस चैप्टर में डालें इसे। ये मेरे दोस्तों, ये जो सवाल है, दोनों ही सवाल, ये वाला भी और इससे अगला भी, जो मैं दोनों करवाने वाला हूं, ये सीजीएल 2018 मेंस के एग्जाम के दोनों ही क्वेश्चन, सीजीएल 2018 मेंस के हैं। बताना जरा। ठीक है, इन सवालों को करने के 2 तरीके हैं मेरे भाई। एक तो है लेट करके, और एक है मेरे भाई सिंपल अप्रोच। मैं दोनों बताऊंगा, दोनों सवाल दोनों तरीकों से बता दूंगा। इन्हें स्कूल, पहले आप सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ना ही अपने आप में जंग है कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, मेंस के क्वेश्चन है। इन ए स्कूल 4/9 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट का 4/9 गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर स्कूल में टोटल 9 स्टूडेंट हैं, अगर स्कूल में टोटल 9 स्टूडेंट है मेरे भाई, तो सवाल यह कहा गया है कि 4/9 गर्ल्स है। अगर टोटल 9 है तो 9 का 4/9 क्या होता है? 4।
अगर टोटल 9 स्टूडेंट है तो 9 में से 4 आपकी गर्ल्स है, तो 9 में से 4 घटाइए, बाकी 5 बॉयज हैं। यानी कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है, ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है। पहली 2 लाइन में ये कहा गया कि एक स्कूल में 4/9 स्टूडेंट गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। अगर टोटल 9 स्टूडेंट है तो 9 में से 4 लड़कियां हैं, बाकी के 5 लड़के। आगे क्या बोला है? 3/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। लड़कों की संख्या का 3/5 12 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या का 3/5 12 साल से कम उम्र के हैं। आगे 5/12 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 ईयर्स और अबव 12 ईयर्स ऑफ एज। लड़कियों की संख्या का 5/12 या तो 12 साल की हैं या 12 साल से ज्यादा उम्र की हैं। अगर आप इस लाइन को ढंग से पढ़ेंगे तो यह बोला गया है कि जितनी लड़कियां हैं मेरे भाई, लड़कियों की संख्या का 5/12, लड़कियों की संख्या का 5/12 या तो 12 साल की हैं या 12 साल से ज्यादा उम्र की हैं। ठीक है, आप बोलोगे हां जी। आगे बोला गया है कि अगर इस 12 साल से कम उम्र के स्टूडेंट 480 हैं, अगर 12 साल से कम उम्र के स्टूडेंट 480 हैं, तो आपसे पूछा है टोटल स्टूडेंट का 5/18 क्या है? टोटल स्टूडेंट का 5/18 क्या है? टोटल स्टूडेंट की संख्या का 5/18 क्या है? टोटल स्टूडेंट की संख्या का 5/18 क्या है? बताओ मेरे भाई। सवाल में यह दिया है कि 12 साल से कम उम्र के, ये लाइन सबसे खास है, ये लाइन कि 12 साल से कम उम्र के 480 स्टूडेंट हैं। बिलो 12 साल, 12 साल से कम उम्र के 480 स्टूडेंट है। तो हमें ध्यान देना है भाई, ये क्लास एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स की संख्या का टोटल रेशियो है। सवाल में दिया है 12 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या, तो आप ये पता लगाओ कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं कितने? 12 साल से कम उम्र के, बिलो 12 ईयर्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली लाइन में बोला गया है बॉयज का 3/5 12 साल से कम उम्र के, बॉयज का 3/5, लड़कों की संख्या का 3/5 12 साल से कम उम्र के, लड़कों की संख्या का 3/5। लेकिन प्रॉब्लम है लड़कियों की संख्या में। बोला है लड़कियों की संख्या का 5/12 या तो 12 साल की हैं या 12 साल से बड़ी उम्र की हैं। देखो 5/12 गर्ल्स, 5/12 गर्ल्स या तो ऐसी हैं जिनकी उम्र 12 साल के बराबर है या 12 साल से ज्यादा है। ये बोला ना, लड़कियों की संख्या का 5/12 12 साल या 12 साल से ज्यादा उम्र की है, यानी कि 5/12 गर्ल्स ऐसी है जिनकी उम्र या तो एग्जैक्ट 12 साल है या 12 साल से ज्यादा है। लेकिन हमें चाहिए 12 साल से कम उम्र के बच्चे, कि सवाल में उसी के बारे में बताया कि 12 साल से कम उम्र के स्टूडेंट 480 हैं। तो 5/12 गर्ल्स, टोटल का 5/12 गर्ल्स 12 साल से ज्यादा उम्र की हैं। तो 12 साल से कम उम्र की लड़कियां कितनी होंगी? एक में से घटाना पड़ेगा, टोटल 1 होता है, 1 में से 5/12 माइनस करेंगे 7/12। 5/12 गर्ल्स या तो 12 साल की हैं, उससे ज्यादा उम्र की है, 1 में से माइनस करेंगे तो 7/12 लड़कियां ऐसी हैं, 7/12 जो या तो मेरे दोस्तों 12 साल से छोटी उम्र की हैं। 7/12 लड़कियां ऐसी होंगी, ये घटा के निकालना पड़ेगा, यहां बच्चे गलती कर देंगे। 5/12 लड़कियां जो 12 साल से ज्यादा उम्र की हैं, तो बाकी 7/12 लड़कियां 12 साल से छोटी उम्र की होंगी। तो आप यह पता लगाओ कि टोटल स्टूडेंट में कितने ऐसे हैं जो 12 साल से कम उम्र के हैं। देखो यहां 5 का 3/5 आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अगर मैं 4 का 7/12 करूंगा तो फ्रैक्शन में जाएगा ना। देखो अगर मैं 4 का 7/12 करूंगा फ्रैक्शन में जाएगा, तो ना आप 4 को 12 बना लेते हैं, 3 का मल्टीपल बना लेते, ऊपर वाले रेशियो को 3 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी कि मैंने मान लिया कि 15 बॉयज हैं 12 गर्ल्स हैं, टोटल स्टूडेंट है 27। मैंने टोटल 27 स्टूडेंट मान लिए, 15 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं,
टोटल हो गए 15 12 27, टोटल 27 हो गया भाई। 15 लड़के हैं 12 गर्ल्स हैं, टोटल 27 हो गया। मैंने पूरे रेशियो को किससे गुणा कर दिया? 3 से गुणा कर दिया। क्यों गुणा करा अब आएगा आपको समझ में। लड़के हैं 15, लड़कों की संख्या का 3/5 12 साल से कम उम्र के हैं। तो भैया लड़के हैं 15, 15 का 3/5 कितना होता है? 5 तिया 15, 9। 9 लड़के 12 साल से कम उम्र के हैं। लड़कियां हैं 12, लड़कियों की संख्या का 7/12 12 साल से कम उम्र की हैं। लड़कियां 12, तो 12 का 7/12 दिमाग में कर देंगे, कितना है? 7। 7 गर्ल्स ऐसी हैं जो 12 साल से कम उम्र की हैं, यानी कि टोटल आगे 9 7 16। 16 स्टूडेंट ऐसे हैं, 16 यूनिट जो 12 साल से कम उम्र के हैं। सवाल कह रहा है टोटल 480, टोटल 480 स्टूडेंट ऐसे जो 12 साल से कम उम्र के हैं। तो 16 की वैल्यू 480 आ गई, 30 गुना, 30 गुना आ गई। तो टोटल स्टूडेंट भी 27 का 30 गुना आ गया, 810। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 27 का 30 गुना आ गया, 810। यानी कि स्कूल में टोटल 810 बच्चे हैं। स्कूल में कुल 810 बच्चे हैं। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है जी, लेकिन यह भी नहीं पूछा, पूछा है कुल स्टूडेंट की संख्या का 5/18। स्कूल में कुल 810 बच्चे, कुल स्टूडेंट की संख्या का 5/18 आपको बताना है। तो आएगा 9 दूनी 18 और 9 नाम 81 और 2 से 90 जाएगा जी 45 बार, यानी कि 45 पंजे 225। तो 225 इस सवाल का आंसर आ गया। कुल स्टूडेंट की संख्या का 5/18 225 होगा, सी ऑप्शन। और यह तरीका है पहला करने का, अच्छा तरीका। तो यहां ना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए है ना, जैसे 5 का 3/5 हो रहा था पर 4 का नहीं हो रहा था, तो मैंने 3 से गुणा कर ली, इजी हो गया। एक सवाल हम ऐसा और करेंगे, ऐसा ही एक सवाल हम और करेंगे 31 नंबर। ये बताना जरा जल्दी से, 31वां सवाल। सेम क्वेश्चन सीजीएल 2018 मेंस में आया है। सीजीएल के मेंस में कभी कभी एसएससी में भी अच्छे सवाल आते हैं। एक्चुअली बैंकिंग के सवालों का लाइट वर्जन है, बैंकिंग से इंस्पायर होकर सवाल बनाया है। सवाल पढ़ो। 2/3 ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल। एक कंपनी में 2/3 एम्प्लॉय मेल है, पुरुष है, और बाकी जो है फीमेल है। ठीक है, आगे सवाल में क्या बोला गया है? सवाल बोला गया 3/8 ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड 2/5 ऑफ फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्पररी एम्प्लॉय। मेल एम्प्लॉय का 3/8, फीमेल एम्प्लॉय का 2/5 टेम्पररी है। टेम्पररी एम्प्लॉय है भैया, परमानेंट नहीं है, इनकी अस्थायी नौकरी है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट पे है। टोटल परमानेंट एम्प्लॉय 740 है, टोटल परमानेंट एम्प्लॉय है 740। तो सवाल में आपसे पूछा है, तो बताओ 7/15 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सीड्स द नंबर ऑफ टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉय बाई। इस सवाल में जो आखिरी चीज पूछी गई है वो घुसड़ पुसड़ है। सवाल में बोला है बताओ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय का 7/15 टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉय से कितना ज्यादा है। कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15 टेम्पररी फीमेल कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको हर एक चीज क्लियर पता होनी चाहिए कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टेम्पररी कितने हैं, परमानेंट कितने हैं। हर एक चीज कदम कदम पे यूज होगी, इसलिए यहां पे बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल खुल के हम ये सवाल करेंगे। देखो एक कंपनी में मेल भी है, फीमेल भी है, यही बोला गया। आप बोलोगे हां जी सर। बोला है कंपनी का 2/3 मेल है, कंपनी में 2/3 आपके मेल हैं, 2/3। तो देखो यहां /3 आ रहा है, यानी कि मुझे मेल पॉपुलेशन का ये टोटल का 3 करना है। मेल इंप्लॉय का 3/8 टेम्पररी है, फीमेल का 2/5 टेम्पररी है, ये करना है। तो भैया मुझे ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसका 3 भी करा जा सके, 8 भी, 5 भी, ऐसा नंबर चाहिए हमें। ऐसा नंबर चाहिए इसका 3 भी, 8 भी, 5 भी आसानी से कर सके।
तो ये आ जाएगा 3 × 8 = 24 × 5 = 120। तो भैया मैंने मान लिया कि माना टोटल कंपनी में 120 एम्प्लॉई हैं। मैंने मान लिया कंपनी में टोटल 120 एम्प्लॉई है, ये मैंने मान लिया 120 यूनिट। इससे क्या है, मामला आसान हो जाएगा कि यहां मुझे बटे 3 करना है या बटे 8 करना है, बटे 5 करना है, इन सब की गुणा 120 मान लिया मैंने। अच्छा देखो, अगर टोटल 120 एम्प्लॉई हैं, बोला है टोटल एम्प्लॉय का 2/3 मेल है, तो 120 का 2/3 कितना आ जाएगा भैया, 80। यानी कि आपके 80 मेल हैं, 120 का 2/3 80 मेल है, तो बाकी की 40 फीमेल है। यानी कि कंपनी में टोटल अगर 120 एम्प्लॉय हैं तो उसमें से 80 आपके मेल हैं और बाकी की 40 फीमेल है। ये मेल फीमेल की संख्या आ गई, मेल फीमेल की संख्या। अब बोला है मेल एम्प्लॉय का 3/8 टेम्पररी है। अब यहां पे देखो टेम्पररी वर्कर, यहां पे देखिए मेरे प्यारे भाई, टेम्पररी वर्कर्स, टेम्पररी। सवाल की पहली लाइन में बोला गया मेल एम्प्लॉय का 3/8 टेम्पररी है। मेल एम्प्लॉय है 80, 80 का 3/8 कितना होता है, 30। 80 का 3/8 30 मेल एम्प्लॉय जो है वो टेम्पररी है, 30 मेल एम्प्लॉय। ऐसे ही फीमेल एम्प्लॉय का 2/5 टेम्पररी है, फीमेल एम्प्लॉय का 2/5। फीमेल एम्प्लॉय है कितनी, 40, फीमेल है 40, 40 का 2/5 टेम्पररी है, तो कितना आ गया भैया, 5 × 8 = 40, 8 दूनी 16, 16 फीमेल टेम्पररी है, 16। तो अब बताओ टोटल टेम्पररी लोग कितने कंपनी में, 30 और 16 46, टोटल 46 टेम्पररी इंप्लॉई हैं मेरे भाई। अगर 30 मेल टेम्पररी हैं, 16 फीमेल टेम्पररी हैं, तो कुल मिला के कंपनी में 46 टेम्पररी वर्कर्स हैं। अगर 46 लोग टेम्पररी हैं कंपनी में, तो मुझे बताओ फिर परमानेंट कितने हैं, परमानेंट कितने वर्कर्स हैं। आप तो मुझे इस बात की जानकारी दीजिए, परमानेंट वर्कर्स कितने हैं। मैंने टोटल वर्कर माने हैं 120, टोटल वर्कर मैंने 120 यूनिट माने। 120 में से 46 वर्कर्स ऐसे हैं जो टेम्पररी हैं। 120 में से 46 टेम्पररी हैं बेटा, संविदा पे कभी भी निकाल सकते हैं इनको। तो 120 में से 46 घटाओ, कितना बचा मेरे भाई, 74। यानी कि बाकी के 74 जो है परमानेंट है, बाकी के 74 वर्कर परमानेंट है। जबकि परमानेंट इंप्लॉय है कितने, 740। परमानेंट इंप्लॉय की संख्या 740 है बच्चों, 10 गुना। कितना, 74 का 10 गुना है 740। तो परमानेंट इंप्लॉय आपके ये 740 दिए 10 गुना, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, 10 टाइम्स 10 आ गई। अब जो मर्जी आपसे वो पूछ ले, ओढ़ के कर लोगे। पूछा है कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15 टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय से कितना ज्यादा है। तो कर्मचारी है 120, कर्मचारी टोटल कर्मचारी है 120, तो कुल कर्मचारियों की संख्या का 7/15, टोटल एम्प्लॉय का 7/15 टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय से अस्थायी महिला कर्मचारियों से कितना अधिक है। टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय, देखो फीमेल इंप्लॉय वो भी टेम्पररी कितनी है, 16, 16 फीमेल इंप्लॉय टेम्पररी है, 16 फीमेल 40 है, 40 का 2/5 होता है 16, 16 फीमेल इंप्लॉय टेम्पररी है। यही तो पूछा गया है कि टोटल इंप्लॉय 120, 120 का 7/15 टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय यानी कि 16 से कितना ज्यादा है। तो यह आएगा 15 × 8 = 120, 8 × 7 = 56, 56 में से 16 घटाऊंगा 40, 40 ज्यादा है, ये 40 यूनिट आया है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, ये भी 10 गुना आएगी, 40 का 10 गुना यानी कि 400, 400। और इस सवाल का आंसर 400 है, सी ऑप्शन। और कुछ ज्यादा ही गजब का सवाल है भाई साहब, ये मेंस का सवाल है। एक बार मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको सवाल कैसा लगा और इस सवाल का सॉल्यूशन कैसा लगा। एक बार मुझे कमेंट्स में लिख के बता दो। केशव, देखना ये ज्योमेट्री की पहली शीट नहीं डलेगा किसी बैच में।
इस सवाल में ना काफी चीजें रिलेट कर दी, तो हमें हर एक चीज को खुल खुल के लिखना था। पहला वाला सवाल में इतना ज्यादा भसड़ नहीं थी, ये बेसिक था, लेकिन इस सवाल में हर चीज चाहिए थी, तो इसलिए मैंने खुल खुल के बता। आगे से ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे ही करिएगा, ठीक है। दोनों ही मीन्स के सवाल थे। ज्यादा लोगों से नहीं हुआ होगा ये पहली बारी पेपर में। इस सवाल में सबसे ज्यादा मुश्किल पता है क्या चीज है? सवाल की भाषा। सवाल की भाषा। और कोई बच्चा पहली बार इस सवाल को देखेगा तो भाषा में ही उलझ के रह जाएगा, भाषा में ही, ठीक है ना। आज की क्लास में जितने भी टाइप बताएं, चाहे सिक्को वाला टाइप हो, चाहे पेरीमीटर वाला टाइप हो, चाहे मेरे दोस्तों एलॉय को मिलाने वाला टाइप हो, चाहे टाइप हो, ये सारे ही टाइप बढ़िया हैं, ऑल आर हाई लेवल टाइप। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, अगला टाइप, अगला सवाल नंबर 32 करिएगा, ये वाला सवाल, ठीक है जी। रेलवे के पेपर का है, बहुत टफ क्वेश्चन। A certain company employed 234 women and 198 men, and their average wage was 30.25 rupee per day. If a man gets 6 more than a woman, then what is the daily wage of a man? बहुत बढ़िया सवाल है। देखते हैं इस सवाल को कितने बच्चे कर पाएंगे। एलिगेशन से ही जल्दी होगा। एक कंपनी में मेरे भाई, एक कंपनी में वुमेन भी हैं और मैन भी हैं। W मतलब वुमेन, M मतलब मैन। बोला एक कंपनी में 234 वुमेन हैं और 198 मैन हैं। एक कंपनी में 234 तो औरतें हैं और 198 महिलाएं हैं। 198 महिलाएं, सॉरी मैन है, 198 मैन है। एक कंपनी में 234 वुमेन है और 198 मैन को रोजगार दिया गया है। तो क्या आप वुमेन और मैन की संख्या का रेशियो निकाल लोगे? 4 3 7 2 9, ये भी 9, 18 से कटेगा, 18 कम 18 और 5 18 3 54 और 18 कम 18 और 18 कम 18 11 आएगा। 13 रेशियो 11, यानी कंपनी में वुमेन और मैन को रोजगार दिया गया 13-11 के रेशियो में। वुमेन इंप्लॉय और मैन इंप्लॉय, फीमेल इंप्लॉय और मेल इंप्लॉय का रेशियो 13-11 है। देखो अगर आप एवरेज वेज पे एलिगेशन लगाओगे तो लोगों की संख्या का रेशियो आएगा। इनका जो एवरेज वेज है, देयर एवरेज वेज वॉज 30.25 रुपी पर डे। वुमेन और मैन का मिलाकर जो एवरेज वेज है 30.25 रुपीज पर डे, यानी कि वुमेन और मैन को पर डे 30.25 रुपए की मजदूरी की जाती, वुमेन और मैन को मिलाकर। इफ ए मैन गॉट 6 रुपी मोर देन ए वुमेन, अगर एक आदमी को एक महिला से 6 रुपए पर डे ज्यादा मिलता है। अगर एक आदमी को, एक पुरुष को एक महिला से 6 रुपए पर डे ज्यादा मिलता है, 6 रुपए पर डे, तो आपसे पूछा है डेली वेज ऑफ मैन, एक आदमी की डेली की कमाई क्या है। तो यहां हम लगाएंगे मेरे भाई, ये एलिगेशन लग रहा है डेली वेज पर पर्सन, डेली वेज पर पर्सन मेरे दोस्तों। ये वुमेन और मेन सारे इंप्लॉय का मिलाकर एवरेज वेज है। मेन का जो एवरेज कमाई है, मेन की जो दिन की कमाई है, एक महिला से 6 रुपए पर डे ज्यादा है, ठीक है जी। वुमेन मैन की संख्या का रेशो 13:11 है। बताओ कैसे करेंगे जी ये सवाल मेरे भाई। अगर आपने एलिगेशन की पहली क्लास पढ़ी है, यह बहुत हाई लेवल का सवाल है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का। अगर आपने एलिगेशन की पहली क्लास पढ़ी है तो मैंने पहली क्लास में सिखाया था कि इन दोनों का डिफरेंसी, वुमेन और मेन की वैल्यू का डिफरेंसी 13:11 के रेशियो में ब्रेक होता है। याद है कि भूल गए? आपको अगर याद हो तो मैंने पढ़ाया, वुमेन और मेन का डिफरेंस ही 13:11 के रेशियो में ब्रेक होता है। याद है पहली क्लास जहां एलिगेशन का मैंने आपको यूज करना सिखाया था कि कैसे यूज करना, इन दोनों का डिफरेंस ही इस रेशियो में ब्रेक होता है।
यहां डिफरेंस डायरेक्ट दिया है कि एक आदमी एक औरत से पर डे 6 रुपए ज्यादा कमाता है, यानी कि वुमेन की और एक मैन की, एक औरत की एक आदमी की पर डे की कमाई का डिफरेंस 6 रुपए है। तो यही 6 रुपए 13-11 के रेशियो में ब्रेक होगा। भाई 13-11 कितना है टोटल? 24। 13-11 हो रहा है 24। 24 की वैल्यू 6 रुपए यानी कि बटे 4 है ना। कितना आ जाएगा? बटे 4। 24 को बटे 4 करा 6 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अभी 13 का बटे 4 होगा। 13 का बटे 4 क्या आएगा? 3.25 रुपी। 13 को 4 से भाग देंगे मेरे भाई, 4 3 12, 1/4.25। 11 को 4 से भाग देंगे, 11 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 11/4 का आएगा, 4 दूनी 8 और 3/4 0.275। ये आ गया मेरे भाई। 13-11 24 किलो 6 रुपए बटे 4, 24/4 6 होता है। 13 का बटे 4 3.25, 11 का बटे 4 2.75। अब एक बात बताओ, इसे कहते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जो भी होगा इन दोनों के बीच में होगा, वुमेन और मैन के डेली वेज के बीच में आएगा। एक बात बताओ, आदमी की कमाई औरत से ज्यादा, यानी कि आदमी की वैल्यू बड़ी होगी, आदमी की कमाई ज्यादा होगी, औरत की कमाई कम होगी। आदमी की कमाई औरत से पर डे 6 रुपए ज्यादा है, आदमी की कमाई कम ज्यादा होगी, औरत की कम होगी, यानी कि आदमी की कमाई मीन वैल्यू से ज्यादा होगी। आदमी की जो वैल्यू है, मैन की जो वैल्यू मीन वैल्यू से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 3.25। डिफरेंस 3.25 आना चाहिए। तो 30.25 से 3.25 ज्यादा है। 30.25 से 3.25 ज्यादा है। 30 और 3 33 और 0.25 यानी कि 33.5 रुपए। तो एक मैन का जो पर डे वेज है 33.5 रुपए पर पर्सन है। ए ऑप्शन आंसर है। भयंकर लेवल का सवाल आ गया बेटा, भयंकर लेवल का। अगर आपसे पूछा जाए कि एक औरत का डेली वेज क्या है, औरत के बारे में पूछा जाए, तो भाई औरत की कमाई मीन वैल्यू से कम होगी, कि इन दोनों के बीच में ही मीन वैल्यू होता है। 30.25 से 2.75 कम होगा, है ना। तो 0.25 में से 0.75 घटाएंगे 0.5 और 29 में से 2 घटाएंगे 27, 27.5 रुपए। 27.5 रुपए पर डे औरत की कमाई होगी। यह आंसर है। तगड़ा सवाल। नेक्स्ट मंथ सोनू। खत्म। ठीक है जी। अच्छा सवाल था। जिन बच्चों ने बेसिक क्लास देखी है वही कर पाएंगे। चलो पहले एक और कर लेते हैं ऐसा, पहले एक और सवाल कर लेते हैं ऐसा। ये बताइए, सवाल नंबर 34वां, एक और बिल्कुल ऐसा ही सवाल करेंगे। सर आप पुणे कब आएंगे? भाई अभी तो मैं कुछ दिन पहले ही पुणे आया था। सवाल पढ़िए। 2 varieties of sugar are mixed in the proportion of 3:2 and the mixture is sold at 48 रुपए per kg at a profit of 20%. If the second variety of sugar cost 15 rupee per kg, if second variety of cost 15 rupee per kg more than first variety of sugar, then find the cost price of first variety of sugar. पहली किस्म के चीनी का क्रिय मूल्य बताओ। बहुत बढ़िया। देखो भाई, हम दो टाइप की चीनी को मिक्स करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। हम दो टाइप की चीनी को मिक्स करते हैं मेरे भाई, फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है बच्चों, हम दो टाइप की चीनी को मिक्स करते हैं 3:2 के अनुपात में। हम दो टाइप की चीनी को 3:2 के रेशियो में मिक्स करते हैं। ठीक है जी। मिक्स करने के बाद मिक्सचर को 48 रुपए पर केजी पर बेचने से 20% का लाभ होता है। ये मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है। ये मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है। तो हमने दो टाइप की चीनी को मिला के 48 रुपए पर केजी में बेचा, 20% का प्रॉफिट हो। तो मिक्सचर का सीपी निकालो ना मेरे भाई। आप 48 रुपए पर केजी में बेचते हो, 20% का प्रॉफिट होता है। सीपी होता है 100%। 100% पे 20% का प्रॉफिट हो, ये 120% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0, 12 चौक 48, यानी कि मेरे भाई 40 रुपए पर केजी। तो मिक्सचर का जो सीपी, हमने दो टाइप की चीनी को मिलाया, मिक्सचर का सीपी है 40 रुपए पर केजी, 40 रुपए पर केजी आएगा मेरे भाई। मिक्सचर का सीपी 40 रुपए पर केजी। बोलो हां। बोला सेकंड वैरायटी की चीनी का कॉस्ट पहली वैरायटी से 15 रुपए पर केजी ज्यादा है। सेकंड वैरायटी का जो कॉस्ट है पहली वैरायटी के कॉस्ट से 15 रुपए पर केजी ज्यादा है।
ठीक है ना, यानी कि सेकंड वाली चीनी महंगी है, पहली वाली सस्ती है। तो पहली किस्म के चीनी का प्राइस क्या होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड टाइप की चीनी के प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ है। ये डिफरेंस ही तो है दोनों टाइप की चीनी के प्राइस का। सेकंड टाइप के चीनी के प्राइस फर्स्ट टाइप की चीनी से 15 रुपए पर केजी ज्यादा है। और मैंने आपको सिखाया बेसिक क्लास में कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही 3-2 के रेशियो में ब्रेक होगा। तो 15 को 3-2 के रेशियो में ब्रेक करेंगे, टोटल हो रहा है 5। 5 की वैल्यू है 15, यानी कि 3 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी 9, और 2 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी 6। ठीक है, तो 15 रुपए पर केजी को 15 को 3 और 2 में ब्रेक कर लिया, 9 और 6 मेरे भाई, ये ब्रेक करते हैं। ये है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जो होगा 40 का मान इन दोनों के बीच में होगा। एक बार बताओ, फर्स्ट टाइप की शुगर सस्ती है, सेकंड टाइप की महंगी है, तो फर्स्ट टाइप की शुगर का प्राइस सस्ती है, मीन वैल्यू से कम आएगा, 40 से कम आएगा। कितना कम आएगा, 6। 40 में से 6 घटा देंगे, 34। फर्स्ट वैरायटी की शुगर का प्राइस है 34 रुपए पर केजी। आंसर आ गया। सेकंड टाइप की शुगर का प्राइस पूछेगा तो महंगी होगी, 40 से महंगी होगी, कितना, 9 ज्यादा, 40 से 9 ज्यादा होगा 49 रुपए पर केजी। लेकिन आपसे फर्स्ट वैरायटी का पूछा तो 34 रुपए पर केजी आंसर है। एलिगेशन से बिना इक्वेशन बनाए आंसर आ जाता है इस सवाल का। यह फायदा है एलिगेशन से करने का इस सवाल को। यह बताइए एक और मेरे भाई हाई फाई क्वेश्चन, टेक्नीशियन का। देखो बहुत बढ़िया सवाल है ये, है ना। यानी कि ये सवाल वही जो सिंपल एलिगेशन जानता है ना कि घटाओ, ऐसे 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 घटाओ, रेशियो निकाल लो, उनके बस के सवाल करना नहीं है। जो एलिगेशन को बहुत डेप्थ में करता है वही मेरे प्यारे भाई हो जाएगा, वही कर पाएगा। एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इन ए ग्रुप इज 154 सेंटीमीटर एंड एवरेज हाइट ऑफ बॉयज इन द ग्रुप इज 3 सेंटीमीटर मोर देन एवरेज हाइट ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स इन द ग्रुप। देख पा रहे हैं, एवरेज हाइट ऑफ बॉयज इन द ग्रुप is 3 centimeter more than average height of all the boys and girls in the group. आगे, if the number of girls is 25% less than number of boys, what is the average height of boys? boys की एवरेज हाइट कितनी है? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, एक ग्रुप में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, एक ग्रुप में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, और बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो सवाल में कहा गया है। क्या कहा गया है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 25% लेस देन नंबर ऑफ बॉयज। 25% का मतलब 1/4, यानी कि गर्ल्स की संख्या बॉयज से 1/4 कम है। यानी कि अगर लड़के 4 हैं, अगर ग्रुप में 4 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं। ये बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है। टेक्नीशियन का सवाल है, एसएससी की तैयारी, सीजल की तैयारी करने वाले बच्चों को दे दिया जाए तो रोने लगेंगे चीख चीख के। बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3 है। आप सभी को पता है, अगर एवरेज हाइट पे एलिगेशन लगाओगे, एवरेज हाइट पे, तो लोगों की संख्या का रेशियो आएगा। और सवाल में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो खल्लम खुल्ला बता दिया, 4:3। ग्रुप में लड़कियों की एवरेज हाइट, गर्ल्स की एवरेज हाइट 154 सेंटीमीटर है। गर्ल्स की एवरेज हाइट 154 सेंटीमीटर। आगे ये लाइन बड़ी खतरनाक है बेटा, पूरे सवाल की सबसे खतरनाक लाइन यही है। एवरेज हाइट ऑफ बॉयज in the group is 3 centimeter more than average height of all the boys and girls in the group। यानी कि
बॉयज की जो एवरेज हाइट है, बॉयज की जो एवरेज हाइट है वो पूरे ग्रुप यानी कि पूरे बॉयज और गर्ल्स की एवरेज हाइट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। यानी कि अगर पूरे ग्रुप की सारी बॉयज और गर्ल्स की अगर एवरेज हाइट x है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बॉयज के एवरेज हाइट x से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि x प्लस 3 है मेरे दोस्त। क्या आप मेरी बात को समझे? है ना, बॉयज की जो एवरेज हाइट है ग्रुप में वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा है ऑल दी बॉयज एंड गर्ल्स की एवरेज हाइट से। ठीक है, आप बोलोगे यस सर। अगर पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट x है तो बॉयज की 3 सेंटीमीटर ज्यादा x प्लस 3 है। एक बार बताओ, ये होगा मीन वैल्यू, ये है बच्चे मीन वैल्यू। ठीक है भाई, अब आप ये देखना, ये मीन वैल्यू से बड़ा है, x से बड़ा है x प्लस 3, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? x प्लस 3 में से x घटाएंगे 3 आएगा, तो 3 की वैल्यू 3 है मेरे भाई, 4 की वैल्यू 4 आएगी। अगर 3 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू 4 होगी। आप बोलोगे सर अगर 3 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो 4 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये मीन वैल्यू से बड़ा है, बॉयज की एवरेज हाइट मीन वैल्यू से ज्यादा है, तो गर्ल्स की एवरेज हाइट मीन वैल्यू से कम होगी। दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाने वाली चीज है। ये मीन वैल्यू है जो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। बॉयज की जो एवरेज हाइट है मीन वैल्यू से ज्यादा, एक्स से ज्यादा है, एक्स प्लस 3, तो गर्ल्स की एवरेज हाइट मीन वैल्यू से कम होगी, एक्स से कम होगा 154, एक्स से कम होगा 154, कितना कम होगा? 4 कम होगा। एक्स से कम होगा 154, कितना कम होगा? 4 कम होगा, तो एक्स का मान आएगा 158, एक्स का मान 158 आ गया। अगर एक्स का मान 158 है, 158 से 4 कम ही तो 154 आएगा, यानी कि पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट आ गई 158। लेकिन ये नहीं पूछा, 158 इज नॉट द आंसर। पूछा लड़कों की एवरेज हाइट, लड़कों की एवरेज हाइट है एक्स प्लस 3, एक्स का मान 158, 158 में 3 जोड़ूंगा 161 सेंटीमीटर, तो बॉयज की जो एवरेज हाइट है 161 सेंटीमीटर है। थर्ड ऑप्शन देखो ना, 161 और 154 के बीच में आएगा 158। सोच लेना था कि मीन वैल्यू से ज्यादा है बॉयज, तो ये मीन वैल्यू से कम होगा, एक्स से कम होगा 154, कितना कम आएगा? डिफरेंस 4 होना चाहिए, एक्स का मान 158 आ गया। ठीक है जी, समझ में आई बात? तगड़ा सवाल है ये भी। सर I'm अक्षय फ्रॉम केरला, इंपोर्टेंट टॉपिक एट वर्ड्स प्लीज टेल इंग्लिश, आई डोंट नो हिंदी सर, थोड़ा थोड़ा। अक्षय कृष्णन, अक्षय कृष्णन जी, जो समस्या तुम्हारे साथ हिंदी में वही समस्या मेरे साथ इंग्लिश में है। आई आल्सो नो इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा। अगर आप एसएससी के अलावा कोई पेपर दोगे, सीडीएस का, टेक्नीशियन का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, बैंकिंग का, तो बहुत टफ आ रहे हैं देश में। कि एसएससी का लेवल अभी 2-4 साल से बहुत गिर गया, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा रहेगा। तो तैयारी आपको इस लेवल की करनी है जो सवाल है। ठीक है, आज इतना ही प्यारे बच्चों, इसके आगे हम कल करेंगे। ठीक है ना, और प्रीवियसर में इस लेवल के सवाल आए हुए हैं। बस मैंने देखा है प्रीवियसर की बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनमें केवल आसान आसान मीठे मीठे सवाल, चूरन सवाल डाल के कंपाइल कर दे, जिससे बच्चा खुश रहता है उनको करने में। वो नहीं करना मेरे भाई, मॉडरेट और डिफिकल्ट सवाल जो प्रीवियसर के, वो भी आपको लगाने हैं। जैसे ये हमने भी बुक बनाई है सीजीएल की, बहुत पतली सी और बहुत छोटी सी, केवल 1500 सवाल की, पिछले 5 साल। इसमें आपको सारी वैरायटी मिलेगी। तो कोई बच्चा सीजीएल का पेपर अब देगा, 13 अगस्त से पेपर शुरू है, उससे पहले पहले मैं आपका सारा कुछ करवा दूंगा। तो ये बुक आप मंगा लीजिए अगर उसने प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं लगाए मेरे भाई। ठीक है ना, पतली सी है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। शुभम, ये सवाल परसेंटेज की सेकंड शीट में हो चुका है डेविएशन में। ओके चलो, आज इतना ही, बाकी कल बाय।